तो ये साम्राज्य बना कैसे, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ही पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंडर आया कैसे, और यहाँ पर जब इंक्रीज हुए तो तक्षशिला में चाणक्य थे और चाणक्य ने यहाँ पर आकर के धनानंद को इन्फॉर्म किया कि भैया क्या कर रहे हो, क्या खाली बैठे हुए हो, उधर से यूनानियों का ध्यान भारत की तरफ आ चुका है और अगला जो है टारगेट उन्होंने इस साइड जो ये आज का जो ईरान है इसको भी जीत लिया, पर्शिया को भी, उस साइड से सीरिया से यूं चलते हुए आ रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्री को जीतते जीतते। धम्म महामंत्र जो कि प्यार का प्रसार करेंगे, जो लोगों के अंदर मोरल एथिकल वैल्यूज को इंस्टॉल करेंगे, वो दमनकारी हो गए थे, वो पब्लिक को उन्होंने दबाना शुरू कर दिया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार, जब वो दक्कन में चले गए थे, मतलब कर्नाटका में चले गए थे जैन धर्म अपनाने के बाद, तो बिंदुसार ने शासन किया। साथियों, विजयपथ की सीरीज में आज का जो ये सेशन रहेगा उसमें हम मौर्यन साम्राज्य से संबंधित जो भी चीजें अभी बची हुई हैं उनको कवर करेंगे। नमस्कार, दृष्टि यूपी पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, विजयपथ की सीरीज में आज का जो ये सेशन रहेगा उसमें हम मौर्यन साम्राज्य से संबंधित जो भी चीजें अभी बची हुई हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने मगध के बारे में थोड़ी सी चर्चा की और हमने ये समझने का प्रयास किया कि 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद ही ऐसा क्यों रहा और ऐसे क्या कारण थे कि मगध महाजनपद ने एक साम्राज्य बनाया। और मगध महाजनपद के बाद जो साम्राज्य आया उसका नाम था मौर्यन साम्राज्य। और मौर्यन साम्राज्य का यदि आप भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो उसका भौगोलिक विस्तार था, ये देखिए आप, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के यहाँ साउथ तक, और वेस्ट में यदि आप देखते हैं तो सौराष्ट्र मतलब गुजरात से लेकर के यहाँ ईस्ट बंगाल मतलब पाटलिपुत्र, और फिर आप इधर चले जाएंगे तो बंगाल, मतलब थ्रू आउट द इंडिया जो है इसका भौगोलिक विस्तार था। तो ये साम्राज्य बना कैसे, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ही पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंडर आया कैसे, और महाजनपद से साम्राज्य बना कैसे, ये सभी देखना है तो आप एक बार प्रीवियस जो सेशन है, मतलब इससे जो पहला सेशन है उसको जाकर के देखिएगा, उसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा है। आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम विशेष तौर पर मौर्यन साम्राज्य में कौन कौन से शासक रहे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बाद जब बिंदुसार आए उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बाद जब अशोका आए तो उनका मौर्यन साम्राज्य को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, स्थिरता प्रोवाइड करने में उनका क्या योगदान रहा, किस प्रकार से, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ ये जो सेशन रहेगा इसमें बहुत सारी ऐसे फैक्ट रहेंगे, डिटेलिंग रहेंगी जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यूपी पीसीएस 2026 में इस बार के इस वाले जो पीडीएफ है इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि मौर्यन साम्राज्य में देखिए कॉन्सेप्ट तो है ही, समझना पड़ेगा आपको, इसी के साथ साथ फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? क्योंकि मौर्यन साम्राज्य से संबंधित हमारे पास जो एविडेंसेस है उसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी हैं, मतलब किसी बुक से उठाया, जैसे अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीजें मेंशन है, अर्थशास्त्र में बहुत सारे जो प्रशासनिक पद हैं कि वाणिज्य को संभालने के लिए कौन से प्रशासनिक पद थे, उसमें मेन जो पद है उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए कौन सा जो कमेटी जो थी वो कौन कौन सी कमेटी थी, अच्छा वो जो हेड थे उनका नाम क्या था, ये मगस्थनीज की इंडिका में मेंशन है। तो हमारे पास सोर्सेज काफी ज्यादा है जहां से बहुत सारी चीजें उठाई हुई है। तो आज का जो सेशन होगा उसमें भी हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कि आपको पूरा सेशन देखना है, समझने का प्रयास करना है, और समझने में सबसे ज्यादा जो आपको डिफिकल्टी हो सकती है वो हो सकती है अशोक की धम्म पॉलिसी में, मेजर रोक एडिक्ट और माइनर रोक जो एडिक्ट होती है, जो उनके शिलालेख थे उनसे चीजों से संबंधित। लेकिन यदि आपने ध्यान से इसको समझा और अपना दिमाग खोल करके रखा तो अशोक की धम्म पॉलिसी भी समझ में आ जाएगी, और उसके बाद जो भी फैक्ट है वो सारे पीडीएफ में, इसको डाउनलोड कर लेना, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ऐड हो जाएंगे ये जो पीडीएफ है सेशन के बाद, और फिर उससे रिवाइज करना आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और जो पोस्ट मौर्यन जो साम्राज्य होंगे उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन वहां से सीक्वेंस आ सकता है, टाइमलाइन आ सकती है, वहां के जो मेन रूलर्स थे उनके बारे में आ सकता है। अच्छा, गोल्ड कॉइन सबसे पहले कौन लेकर के आया, मैक्सिमम प्योरिटी वाले गोल्ड कॉइन किसके पास थे, तो इन सब चीजों के बारे में जो फैक्चुअल नॉलेज है, पोस्ट मौर्यन साम्राज्य, पोस्ट मौर्यन जितने राज्य थे उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा है, हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट सेशन में हमने कहां तक चर्चा की थी, लास्ट सेशन में हमने मौर्यन काल से संबंधित जो भी हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं उनके बारे में चर्चा की थी, और हमने ये भी चर्चा किया था कि जो प्रथम अखिल भारतीय जो साम्राज्य था इतिहास का, इसका नाम था मौर्यन साम्राज्य, और इसका उदय कैसे हुआ ये चर्चा करने के बाद आप यहाँ पर आइए, और आज का जो सेशन है उसमें हम ये तो देखेंगे ही कि कहां पर क्या चीजें हैं, एक बार के लिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, मौर्यन काल को जानने के लिए जो साधन जो थे, जो सोर्सेज थे,
वो 3 तरीके से थे। सबसे पहले अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस थे, और इंस्क्रिप्शंस में अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। जस्ट पासिंग रेफरेंस देकर के हम लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेलिंग में होगी चीजें। देखिए, इंस्क्रिप्शंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मतलब मेन सोर्स है मौर्यन साम्राज्य के बारे में। जैसे अशोक के अभिलेख थे, मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट, उसी के साथ साथ पिलर अभिलेख भी थे, और जो स्तंभ जो थे, पिलर अभिलेख। अच्छा, केव आर्किटेक्चर में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था, और बहुत सारी ऐसी थी जो गुफाएं उन्होंने बनवाई, और उस समय पर जो भी सेक्ट जो थे ना, उनको वो गिफ्ट की थी। जैसे आजीविका सेक्ट को भी गिफ्ट की थी। बारबरा केव थी, वो भी इन्होंने उनमें उसमें भी योगदान था इनका। तो वहां पर जो भी लेख मिले हैं और जो अभिलेख मिले हैं, उनमें मौर्यन साम्राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा है, मेंशन है। जैसे कि हम जो अभिलेख हैं, जैसे यदि हम देखें कि जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं, रॉक एडिक्ट दो तरीके के हैं, एक है मेजर रॉक एडिक्ट, एक है माइनर रॉक एडिक्ट। मेजर और माइनर में अंतर क्या है, देखिए थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी डिटेलिंग में आगे चल के पढ़ेंगे इसको। एक है माइनर, एक है मेजर, एक है माइनर। जो मेजर है प्रमुख, इसका मतलब क्या हो गया, ये रॉयल डिक्री है, मतलब जो सरकार के द्वारा जो रिलीज किए गए जो दिशा निर्देश हैं, एक तरीके से आप ये मानिए, मतलब मेजर रॉक एडिक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट में क्या है कि जो राज्य आपसे अपेक्षा कर रहा है, प्लस राज्य जो भी वैल्यूज और जो मूल्य जो समाज में और अपने राज्य में फैलाना चाह रहा है, जिनका विस्तार करना चाह रहा है, वो सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन है। मतलब किसी भी चट्टान के ऊपर कुछ 12 पैराग्राफ या 12 से 12 13, एक जगह तो 13 नहीं है, टोटल 14 है। मतलब 14 पैराग्राफ उस पर लिखवाए गए हैं। जैसे जो 13वां पैराग्राफ है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में मेंशन है, तो वो पैराग्राफ रोक जो मेजर रोक जो एडिक्ट है, जैसे कि कलिंग में, वहां पर वो मिसिंग है, क्योंकि उसमें कलिंग के बारे में मेंशन है। तो जब कलिंग युद्ध के बारे में मेंशन है, उसमें ये लिखा हुआ कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया गया, बंदी बनाया, तो ये जो 13 था वहां पर इसको हटा दिया गया और इसकी जगह कुछ और ऐड कर दिया गया। वैसे जो मेजर रोक एडिक्ट है उसमें 14 पैराग्राफ्स है, और उन 14 पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें मेंशन है। जैसे कि यदि आप मेजर रोक एडिक्ट 1 देखेंगे तो उसमें कंपैशन के बारे में बताया गया है कि इस समाज में जो भी हैं, इस देश में, मतलब साम्राज्य में, राज्य में, यदि आप यहाँ के सिटीजन हैं, यदि आपके जैसे यदि आप यहाँ के नागरिक हैं, तो आपके अंदर जानवरों के लिए भी कंपैशन होना चाहिए। एक समाज में जानवरों के प्रति जो भी यदि जैसे जो भी उस समय ब्राह्मणवादी जो भी वो थे, परंपराएं थी, उनके तहत बहुत ज्यादा जानवर है वो बलि के तौर पर उनकी वो किया जाता था, सेक्रीफाइस किया जाता था। लेकिन क्योंकि आने वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी उसका विस्तार हो रहा है, स्टेट को, राज्य को कर की आवश्यकता है। भाई जब इतनी डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपने बनाई है मौर्यन साम्राज्य में, कि आपको ये पता है कि पूरी हायरार्की एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी जो हायरार्की है वो किस प्रकार से है, मतलब ये जो इंचार्ज हैं इनका नाम क्या होगा, उनके नीचे कौन सा पद होगा, अमात्य कैसे होंगे। तो इसका मतलब पूरी जब डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, तो उसको चलाने के लिए तो आपको पैसे की रिक्वायर पड़ेगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। उसी के साथ साथ आपके पास आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मी, तो स्टैंडिंग आर्मी को भी रखने के लिए पैसे की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इसका मतलब आपके पास रेगुलर पैसा आना चाहिए। वो कैसे आएगा, कर से। कर कहां से आएगा उस टाइम पे, मुख्य जो मेजर सोर्स था वो क्या था, खेतीबाड़ी। तो खेतीबाड़ी से कर लेने के लिए आपको खेतीबाड़ी को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, आपको इरिगेशन, नहरें भी बनवानी पड़ेगी, कनाल व्यवस्था भी करनी पड़ेगी सरकार को भी। और अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है लोहे का जो उत्पादन करते थे उनको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। वाणिज्य जो व्यापार जो करते थे, जैसे ट्रेडर्स जो थे, कॉमर्स जैसे वाणिज्य में जो काम करते थे, उनको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ट्रेड रूट है उनको भी आपको सेफ और सिक्योर करना पड़ेगा, उसके भी लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो कर की रिक्वायरमेंट जो थी, स्टेट मशीनरी को, मतलब राज्य की जो मशीनरी जो थी उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, ताकि ये पूरा साम्राज्य चलता रहे एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर, उसके लिए कर की आवश्यकता थी। और कर कहां से आएगा, अर्थव्यवस्था से आएगा। और अर्थव्यवस्था में क्या है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, मतलब व्यापार और वाणिज्य, और उसी के साथ साथ नॉर्मल जो छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जैसे लोहे का सामान बनाना, ये सारी चीज, इन सब चीजों से कर लेना था। अब यदि मुझे एग्रीकल्चर से, जहां पर सबसे ज्यादा कर मिलता था, यदि उसी का ही मैं एक्सपेंशन नहीं करूंगा, उसी में ही अच्छा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा। एक्सपेंशन के लिए मुझे पशुओं की जरूरत है,
भाई खुद से आप काम करेंगे, एक पशु की ताकत का आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा जल्दी कर सकते हैं ना। जैसे आज के दिन आप ट्रैक्टर से करते हैं तो ज्यादा जल्दी होता है। तो इसीलिए जब आप इस प्रकार से करेंगे तो सरकार के पास भी और कर आएगा। तो सरकार ने सबसे पहले उस समय अशोका ने देखा कि पशुओं की बलि बहुत ज्यादा है समाज में। और ये क्यों हो रहा है? ये इस चीज के कारण हो रहा है कि जो जो ब्राह्मणवादी जो सोच है वो समाज के ऊपर हावी थी कि आपको ये यज्ञ करना है, आपको ये अनुष्ठान करना है, आपको जीवन में ये संकट है तो इसको दूर ऐसे करें, आपके बच्चे हुए तो आप इस प्रकार से करिए, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसका ये परिणाम हो सकता है, और हर किसी में आपको सेक्रीफाइस करना है। तो जो जो बलि जो प्रथा जो थी ना वो बहुत ज्यादा प्रचलित थी, जिसके कारण पशु जो थे, एनिमल जो थे, उनकी कमी आ रही थी और खेती बाड़ी में उसकी रिक्वायरमेंट थी। खेती बाड़ी में लोगों को भी रिक्वायरमेंट थी और स्टेट को पैसे के लिए रिक्वायरमेंट थी, कर के लिए। अब मेजर रोक एडिक्ट 1 जो इंस्क्रिप्शन जो 1 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जानवरों के लिए आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए। अब आप बताइए कि ये जो मेजर रोक एडिक्ट 1 जो है अशोका का, ये क्या बता रहा है? ये इस बात पर भी फोकस कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में क्योंकि जरूरत है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, जैसे एग्रीकल्चरल जो अर्थव्यवस्था है, तो उसको बढ़ने दिया जाए। और वो बढ़ने की दिया कैसे जाएगा? जब पुराने जो मूल्य हैं उनका त्याग करके आप नए मूल्यों को अपनाएंगे। इसीलिए मेजर रोक एडिक्ट में सबसे जो पहला जो मूल्य, मतलब जो सबसे पहली वैल्यू है, जो स्टेट राज्य अपने प्रजा के बारे, मतलब अपनी प्रजा से इस चीज की वो कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, आप धीरे धीरे ये इंस्टॉल करिए, वो है पशुओं के लिए कंपैशन, कि पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध जो था उन्होंने लगाया, और वैल्यू भी लोगों को भी बताया कि आप कंपैशन रखिए। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मेजर रोक एडिक्ट 12 में ये मेंशन है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, डोंट वरी, सुनिए, कहानी के तौर पर सुनिए, मजा आएगा। देखिए कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। अब धार्मिक सहिष्णुता के बारे में क्यों वो चर्चा कर रहे हैं? देखिए, उस समय पर जब 3rd सेंचुरी बीसी है, अभी अभी जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट है वो भी प्रचलित है, मतलब वो भी, उनका भी जो कल्चर है और उनका भी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। उनका कन्फ्लिक्ट किनके साथ है? उत्तर वैदिक काल का जो ब्राह्मण जो जो संस्कृति है और जो ब्राह्मणवादी जो सोच है और जो रूढ़िवादी कई जो परंपराएं हैं उनके साथ इनका सीधा सीधा टकराव है। तो ऐसा हो रहा था उस समय कि जो बहुधार्मिक, क्योंकि हेटेरोडॉक्स सेक्ट भी बहुत ज्यादा थे जो कि उस समय मानते नहीं थे ब्राह्मणवादी और उत्तर वैदिक काल की जो परंपराएं और जो थिंकिंग जो थी, वेदों को नहीं मानते थे। तो इसीलिए बहुधार्मिक टकराव, बहुसांस्कृतिक जो तनाव था ना, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा था। ब्राह्मणवादी और श्रमण परंपराओं में सीधा सीधा टकराव था। अब ऐसा देश, ऐसा समाज, ऐसा साम्राज्य जिसमें प्रजा ही आपस में लड़ रही है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको मेंटेन करना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा जटिल है। तो इसीलिए उनका रोक एडिक्ट 12 में ये लिखा है कि आप ना तो किसी दूसरे के जो भी धर्म है उसको बेकार कहेंगे, ना ही आप अपने धर्म को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाएंगे, दोनों गलत है। आपके अंदर धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। आपकी जो संस्कृति है आपको मुबारक, दूसरे की संस्कृति दूसरे को मुबारक। और यदि कोई नया एरिया भी साम्राज्य में हमने ऐड किया, कोई ट्राइबल एरिया या कोई जनजाति ऐड की, तो उसकी जो संस्कृति, उसका धर्म, उसका कल्चर, हम उसका कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि उसको खारिज करके मेजोरिटी का उसके ऊपर थोप दिया जाएगा, क्योंकि कब तक थोपेंगे? आदमी को बंदी आप बना नहीं सकते, जानवर को बना सकते हैं लेकिन आदमी को नहीं बना सकते। एक समय के लिए दबाव डाल करके आप उसको नियंत्रण कर सकते, कंट्रोल कर सकते, लेकिन जैसे ही आपका दबाव खत्म होगा वैसे ही उसके बाद वो वहां से मुक्त होने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन जो थी अशोक की, जो धम्म की जो पॉलिसी थी, जिसमें मेजर रोक एडिक्ट और माइनर रोक एडिक्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया, विशेष तौर पर मेजर रोक एडिक्ट, जिसमें उन्होंने चट्टानों पर लिखवाया, 14 पैराग्राफ थे, और उसमें इस प्रकार से चीजें मेंशन थी कि जिससे समाज की स्थापना हो सके, समाज का निर्माण हो सके और साम्राज्य में भी स्टेबिलिटी रहे। तो ये सारी, इसके बारे में एक प्रश्न आता है जैसे जब मेंस में कवर करते हैं कि जो अशोका की जो धम्म धम्म की जो पॉलिसी थी ना, उसमें उन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट थ्रू वॉर, मतलब लड़ाई से चीजों को जीतना और क्षेत्र को अपने साम्राज्य में ऐड करना, इसको छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने धम्म की पॉलिसी अपनाई और धम्म की पॉलिसी वाज मोर प्रैक्टिकल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। एक्सप्लेन दिस, कि पूरे साम्राज्य को इकट्ठा करने के लिए और उसे और मजबूत बनाने के लिए ये बहुत एक प्रैक्टिकल पॉलिसी थी। तो ऐसे करके एक प्रश्न आता। अच्छा, तो मास्टर ये बताइए, मेजर रोक एडिक्ट, माइनर रोक एडिक्ट में अंतर क्या है? बेटा मेजर रोक एडिक्ट अभी डिस्कस किया, माइनर रोक एडिक्ट में क्या है? देखिए ये रॉयल, इसको बोलते हैं रॉयल डिक्री, मतलब जो राज्य है, जो सरकार है,
उसके आदेश इसमें मेंशन है अपनी प्रजा के लिए, लेकिन माइनर में अशोका के पर्सनल जो चीजें वो मेंशन है, जैसे कि उनका नाम, एक रोक एडिक्ट है राजस्थान में, आई थिंक बैरात रोक एडिक्ट है, और उसमें इनका पूरा नाम मेंशन है। अच्छा, उसमें कर्नाटका में भी मिली है, और जितनी भी माइनर रोक एडिक्ट है उसमें अशोका का नाम है देवनाम पियादसी, लेकिन वहां पर मेंशन है अशोक का देवनाम पियादसी। तो ये कहां पर है? माइनर रोक एडिक्ट में। माइनर रोक एडिक्ट में है क्या? अशोका की जो पर्सनल, मान लीजिए कहीं विजिट है, उनकी जो वाइफ है उन्होंने बुद्धिस्ट जो किसी मोनेस्ट्री को डोनेशन दी है, वो इसमें मेंशन है कि आज का दिन इतना शुभ है और आज के दिन इन्होंने ये डोनेशन दिया, आज के दिन अशोक जो थे वो यहाँ पर आए थे, आज के दिन अशोक ने ये शिलान्यास किया, आज के दिन इस चीज का उद्घाटन किया। तो ये सारी की सारी चीजें माइनर रोक एडिक्ट में मेंशन थी। लेकिन मेजर रोक एडिक्ट, अच्छा ये रीजन टू रीजन वेरी करेगी, सीधी सी बात है, मतलब क्या ओकेजन उसके ऊपर वेरी करे, लेकिन ये क्या थी? ये फिक्स थी भाई। जैसे आप इसको उस समय का संविधान समझिए, मोरल वैल्यू है, क्योंकि आज के दिन तो आप पेपर पे लिख सकते हो, उस समय कैसे लिख सकते थे? उस समय था ही नहीं कुछ। तो इसीलिए चट्टानों पे लिखा जाता था, और ऐसी जगह इनको रखा जाता था, पिल्लर को या इन रोक एडिक्ट्स को, मेजर रोक एडिक्ट को, कि जहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा हो, जहां पर व्यापारी कोई मार्ग हो, जैसे उत्तर पथ, दक्षिण पथ, उनके एरिया पे रखा, ताकि मैक्सिमम लोग आकर के इसको पढ़े, पढ़ने के बाद इन वैल्यूज को इम्बाइब करें। अच्छा, दूर दराज गांव में फिर क्या होगा? अशोक ने अपॉइंट किए धम्मा महामात्रा, और उन धम्मा महामात्रा का काम क्या था कि गांव में जाइए, दूर दराज क्षेत्रों में जाइए, कस्बों में जाइए, और जाकर के लोगों को ये जो 14 वैल्यू है इनके बारे में बताइए। 13th जो थी ना, उसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन था, बस वो उड़ीसा और कलिंग वाला जो रीजन है वहां पर ये चीज मेंशन नहीं थी वहां पर, और इसकी जगह दूसरे उससे रिप्लेस कर दिया गया था, 13 पैराग्राफ को हटा करके इसकी जगह दूसरा ऐड कर दिया गया था। सो ये था इंस्क्रिप्शन। तो अब सोचिए कितना हमने डिटेल में वो की है, चर्चा की है। तो इसीलिए जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जहां से हम इतिहास को ड्राइव करते हैं, जहां से इतिहास को हम देखते हैं, मतलब पीछे पास्ट में समय में जाके झांक करके देखते हैं उसमें। और झांकने के लिए सबसे जो अच्छी जो हमारी जो हेल्प करता है वो होते हैं अभिलेख, शिलालेख, उच्छाद। उसी के साथ साथ लिटरेरी सोर्स भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साहित्यिक जो स्रोत होते हैं वो भी होते हैं। जैसे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, जिसके बारे में अभी चर्चा की, वो भी एक पॉइंट है बड़ा महत्वपूर्ण। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पॉइंट। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है। स्लेव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, मतलब उस टाइम पे स्लेव थे या नहीं थे, तो अर्थशास्त्र में तो मेंशन है स्लेव थे। अच्छा, वहीं पर मैगस्थनीज इंडिका में मेंशन स्लेव नहीं थे, मौर्यन साम्राज्य में। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे बताएं, जबकि अर्थशास्त्र में लिखा है कि स्लेव थे वहां पर। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि जहां से मैगस्थनीज आए थे, क्योंकि वो एम्बेसडर थे ना, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर थे मौर्यन साम्राज्य में, यहाँ पर पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, और उन्होंने ये चर्चा की यहाँ पर कोई स्लेव नहीं थे। प्रोबेबली जिस हिसाब से उनको वहां ट्रीट किया जाता था, जिस तरीके से उनको वहां ट्रीट किया जाता था कि स्लेव है, बंधुआ मजदूर है, तो बहुत गंदे तरीके से शायद हो सकता है वहां ट्रीट किया गया हो। यहाँ पर वैसा ट्रीट ना किया गया हो, स्लेव को अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया हो। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो मेंशन है कि स्लेव थे स्लेव, लेकिन उनको ऐसे मिसट्रीटमेंट ज्यादा था नहीं। तो इसीलिए जो मेगास्थनीज जो इंडिका है उसमें मेंशन नहीं किया उन्होंने कि वो वहां पर स्लेव थे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत सारी चीजें बताएगा, उस समय के प्रशासन के बारे में, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में, उस समय के राजा के बारे में, उस समय राजा के उनका किस तरीके से प्रजा, मतलब राजा का दायित्व अपनी प्रजा के लिए क्या होना चाहिए, प्रजा का दायित्व अपने राजा के लिए क्या होना चाहिए, राजा का जो पैटर्नलिस्टिक जो आउटलुक है प्रजा के लिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। अच्छा, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो, और उसी के अलावा और भी पोल साइंस में भी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, उससे बहुत सारी चीजें हम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में उसका जिक्र करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। उसी के साथ जब आप देखेंगे तो मेगास्थनीज इंडिका ये भी आता है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो श्रीलंका में जैसे जो बौद्ध ग्रंथ है, क्योंकि श्रीलंका में जो मौर्यन साम्राज्य में अशोक जब थे, तो अशोक ने अपनी धम्म पॉलिसी को फैलाने के लिए कि आप जाइए और जा करके पूरा जो उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उससे बाहर भी आज का इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड पूरा जाकर के उन्होंने फैलाने का विस्तार, मतलब प्रयास किया कि जो धम्म की जो पॉलिसी है, जिसके थ्रू मन को जीत करके और शांति से रहने का और मूल्यों को इम्बाइब करने का समाज में प्रयास किया जाए, इनको जाकर के फैलाइए। तो उसमें श्रीलंका में भी बुद्धिस्ट और जो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए अशोक ने अपनी पुत्री को भेजा था।
तो वहां पर जो सोर्स है मेंशन है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें अशोका के और मौर्यन साम्राज्य के बारे में चर्चा है, वहां से भी उठाते हैं। उसके अलावा और भी है, जैसे दिव्य वादन हो गया, अशोक वादन हो गया, पुराण हो गया, इन सब चीजों में मेंशन है। तो सबसे पहला कौन सा सोर्स है? साहित्यिक सोर्स हो गया। उसके बाद कौन सा सोर्स हो गया? लिटरेरी सोर्स, अभिलेख हो गया। उसके बाद आ गया आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे कि बुलंदी और कुम्हरार में अभी तक मौर्यन साम्राज्य के अवशेष हैं। मौर्यन साम्राज्य के दौरान जो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के दौरान जो उन्होंने अपना वो बनाया था, या उन्होंने अपना पैलेस बनाया था, उसके भी कुछ वो हैं, एविडेंसीज हैं। अशोक ने जो बनाया उसके भी कुछ एविडेंसीज हैं। तो ये सारी चीजें मेंशन है। पाटलिपुत्र में भी है। तो उसके साथ साथ उस समय पर जो पोटरी यूज होती थी उसको बोलते थे नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, और इसको बोलते भी NBPW एरा है। ये भी उस समय के इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताने का प्रयास कर रही है। तो ये सारे के सारे एविडेंसेस थे। अब हम आगे चलते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें जब पीडीएफ के साथ पढ़ोगे ना, तो सारी की सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाएगी। अभी हो सकता है लग रहा हो कि आपको रैंडम है, रैंडम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो साम्राज्य की जो स्थापना थी, मौर्यन साम्राज्य की स्थापना, लास्ट जो सेशन था उसमें थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन विस्तार से हो नहीं पाई थी। अभी थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मौर्यन साम्राज्य से पहले, मतलब जब मौर्यंस जो आए थे, मौर्यन वंश जो आया था, उस समय उससे थोड़ा सा पहले वो थे नंद वंश। और नंद वंश में उस समय थे धनानंद। मतलब नंद वंश के जो आखिरी जो रूलर थे वो थे धनानंद। उन्होंने जो आज का जो बिहार का जो एरिया है, यूपी का एरिया हो गया, कुछ एमपी का एरिया हो गया, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो इंडो गैंजेटिक जो प्लेन है ना, अपने गंगा यमुना के जो जलोढ़ मैदान, यहाँ पर उनका कंट्रोल था। और ऐसा करते करते नॉर्थ वेस्ट तक उनका नियंत्रण था, उनका प्रभाव था नॉर्थ वेस्ट तक। लेकिन थर्ड सेंचुरी तक आते आते, मतलब मिड ऑफ द थर्ड सेंचुरी बीसी तक आते आते जो यूनानियों का जो आक्रमण था, जैसे कि अलेक्जेंडर का, वो नॉर्थ वेस्ट साइड में वो बढ़ गया था। जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखिए, इधर ध्यान दीजिए। मतलब यहां पर था उनका, यहां पर था उनका साम्राज्य। ज्योग्राफिकल एरिया काफी बड़ा था उनका भी, नंद वंश का भी। उसके बाद और यहां तक उनका नियंत्रण और कंट्रोल था, इस वाले नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था वहां तक। अब देखिए, इस साइड से जो यूनानी जो आक्रमण थे, यूनानी आक्रमण इस साइड से वो इंक्रीज हो गए थे। और यहां पर जब इंक्रीज हुए तो तक्षशिला में चाणक्य थे, और चाणक्य ने यहां पर आकर के धनानंद को इन्फॉर्म किया कि भैया क्या कर रहे हो, क्या खाली बैठे हुए हो, उधर से यूनानियों का ध्यान भारत की तरफ आ चुका है। और अगला जो है टारगेट उन्होंने इस साइड, जो ये आज का जो ईरान है, इसको भी जीत लिया, पर्शिया को भी, उस साइड से सीरिया से यूं चलते हुए आ रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री को जीतते जीतते यहां तक आ चुके हैं। आप क्या सो रहे हो, उठिए यहाँ पर, और अपना जो नॉर्थ वेस्ट जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी साइड, इसको प्रोटेक्ट करिए, अपनी सेना लेकर के जाइए। तो धनानंद ने जो कौटिल्य थे उनको वापस भगा दिया, कि बोला कि आप हमें राजनीति सिखाएंगे, किस टाइम पे क्या करना है हमें। तो उस समय फिर उन्होंने प्रण लिया कि आप राजा बनने के लायक नहीं है, और इतना जो आपने अपमान किया एक शिक्षक का, शिक्षक की जो गोद होती है उसी में ही कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ये सारी चीजें खेलती हैं, निर्माण और विध्वंस उसी की गोद में होता है। और आपको इस वाली तख्त, क्योंकि आप इस तख्त के लायक नहीं है, इसलिए जब तक मैं आपको यहां से हटा ना दूं, उखाड़ के फेंक ना दूं, नंदवंश को खत्म ना कर दूं, तब तक मैं अपनी जो चोटी है इसको वो नहीं करूंगा। मतलब ठीक है, उसको मतलब अपने जो केश जो है वो खुले रखेंगे, अपनी जो चोटी। तो उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके और नंदवंश जो था उसको हटाया। और इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है किस प्रकार से हटाया। और वहां से फिर मौर्यन साम्राज्य की स्थापना हुई, और जो सबसे जो पहले रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उदय था, इसके बारे में हमने चर्चा की। अभी अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, ये कहां पर मेंशन है? ये दो जगह मेंशन है इस कहानी के बारे में। एक तो मुद्रा राक्षसा में मेंशन है, ये गुप्त के समय पर लिखी गई थी मुद्रा राक्षसा। और उसी के साथ एक और है, हेमचंद्र की परसिष्ट पर्वम। अच्छा, ये 12वीं सदी में मेंशन, ये 12वीं सदी में लिखी थी, मतलब लगभग 1500 साल बाद लिखी गई थी। और जो मुद्रा राक्षसा है वो लगभग लगभग 800-900 साल बाद लिखी गई थी। वहां से भी ये इस कहानी का और ये इतिहास उठाया गया है। ये अब देखिए, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के क्या कंट्रीब्यूशन थे। जो सबसे पहले जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जब चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर थे तो उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था वो देख लेते हैं। देखिए,
सबसे पहला काम चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि मौर्यन साम्राज्य की स्थापना तो की, और सबसे पहले आते ही उनका यह टास्क था, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन उन्होंने कैसे बनाया नंद के अगेंस्ट, बार बार पब्लिक को दिखाई, देखिए नॉर्थ वेस्ट साइड से आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड से गुलाम बनाएंगे गुलाम, तो ये जो साइड वाली है ना, इसको पहले सिक्योर करने का प्रयास किया, इसको सिक्योर करने का प्रयास किया। और मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका उसमें मेंशन भी किया, मेगास्थनीज ने, कि सेल्यूकस निकेटर, जो कि जब अलेक्जेंडर जब यहाँ पर आए थे, तो अलेक्जेंडर ने वहां से, अब यूनान से शुरुआत करते हुए सेंट्रल एशिया पूरा, आज का जो ईरान हो गया ये, और ऐसे करते हुए पूरा एक बहुत बड़े हिस्से को और बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था। जब वो यहाँ से वापस गए, तो वापस जाते वक्त उनका तो देहांत हो गया, तो उनके जो मेन जो उनके लीडर थे, मेन जो मिलिट्री में जिनको, मतलब उनके जो वो थे कमांडर जो थे, उन्होंने यहाँ पर अपना अपना साम्राज्य बना लिया। जैसे यहाँ पर ये जो साम्राज्य था, ये था सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में लड़ाई हुई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए। वो कैसे? सबसे पहले तो इन्होंने सिक्योर किया, मतलब इनका मेन काम क्या था, इन्होंने सबसे पहले जो नॉर्थ जो वेस्ट जो था उसको सिक्योर किया। दूसरा इनका काम क्या था, यहां पर जो भी साम्राज्य थे जैसे सेल्यूकस निकेटर का, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए, मतलब एम्बेसडर का एक्सचेंज भी किया, क्योंकि सेल्यूकस जो निकेटर थे उनके जो एम्बेसडर थे वो यहां पर आए ना पाटलिपुत्र में, मतलब मौर्यन साम्राज्य में आए। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखी, जहां से हम उनका इतिहास आज के दिन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ड्राइव किया हमने। अब देखिए उसी के साथ साथ एक और उन्होंने वो बनाया, मैरिज जो अलायंसेस जो थे वो भी करने का प्रयास किया, ताकि नॉर्थ वेस्ट जो साइड है उसको सेफ और सिक्योर किया जाए। तो सबसे पहला काम यही था इनका, सबसे पहला काम यही था। अब आगे चलते हैं, देखिए ये डन हो गया। उसी के साथ साथ और इन्होंने क्या किया, इसी से देखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे ये एरिया थे, नेपाल हो गया, कुछ एरिया जो इनके कंट्रोल में नहीं थे उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया, इन एरिया को कंट्रोल करने का प्रयास किया। जैसे कि नेपाल हो गया, जैसे कि नेपाल हो गया, बिहार हो गया, दक्कन हो गया, और उसी के साथ साथ जो उस साइड में है पश्चिमोत्तर, उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास किया, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ द बिहार, बिहार का भी कुछ क्षेत्र था फुटहिल्स का, नेपाल का कुछ क्षेत्र था, दक्कन का था, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इन सभी को उन्होंने एम्पायर में ऐड किया। और ये यदि आप देखेंगे तो जैसे ये एरिया हो गया बिहार का, इस साइड का ये एरिया हो गया, तो इन सबको ऐड करने के बाद इन्होंने अपना एक दक्कन का एरिया कुछ था, जैसे दक्कन का एरिया कुछ ऐड किया उन्होंने। तो ऐड करने के बाद मतलब पहली बात तो इन्होंने अपना जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट था उसको सेफ सिक्योर किया। उसके बाद इन्होंने अपने जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड किया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था, इन्होंने प्रशासन की नींव रखी, और पूरा प्रशासन में ये रखा कि हायरार्की क्या होगी प्रशासन की, प्रशासन में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी उनका नाम क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो भी अलग अलग जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर हो गया, जैसे खेती बाड़ी होगी, उससे कितना कर लिया जाएगा, 1/4 लिया जाएगा, अच्छा उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, स्पाई जो नेटवर्क रहेगा वो कैसे काम करेगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो प्रशासन था उसकी नींव और उसको मजबूती किसने दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये उनका तीसरा काम था। यदि हम देखें तो 3 काम में ही हम इसको बांट सकते हैं, 3 इन्होंने बड़े बड़े काम किए। एक तो नॉर्थ वेस्ट को सिक्योर किया, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया, और कुछ नए जो टेरिटरीज थी उनको उसमें ऐड किया। यही सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। ये इनका कार्यकाल है 321 बीसीई से 297 बीसीई। और इन्होंने क्या किया, इनको बोलते हैं एम्पायर बिल्डर, मतलब साम्राज्य का निर्माण किया। कौन कौन से एरिया ऐड किए, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया सेल्यूकस के साथ युद्ध, और सेल्यूकस के साथ युद्ध के बाद जो ट्रीटी हुई, और नॉर्थ वेस्ट का कुछ एरिया इन्होंने अपने साम्राज्य में ऐड किया, जैसे आज का ये काबुल हो गया, कंधार हो गया, मकरान कोस्ट हो गया, हिंदुकुश माउंटेन रेंज का एरिया हो गया, ये सारे के सारे ऐड किए। अच्छा और आगे चलते हैं, और क्या किया, फॉरेन रिलेशन बनाए, विदेशी संबंध, 2 तरीके से एम्बेसडर एक्सचेंज किए, प्लस मैरिज अलायंस, और उसी के साथ साथ रिलीजन उसमें भी, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का वो जैन धर्म अपनाया था बाद में, जब पूरा इनका वो हो गया था, मतलब साम्राज्य से जब इनका मन भर गया था, तो अपने अंत के समय में इन्होंने जैन धर्म अपनाया। और जो मेन जो इन्फ्लुएंसर थे वो थे भद्रबाहु, मतलब इन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया था जैन धर्म अपनाने के लिए। बाद में ये भद्रबाहु के साथ जब अकाल पड़ा वहां पर, तो ये शिफ्ट हो गए कर्नाटका में, और वहीं पर सल्लेखना करके इन्होंने अपना देह त्याग किया। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं हम ये। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित 1-2 कहानियां ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य
सम्राट तो बन गए थे, उन्होंने साम्राज्य तो बना लिया था, अपनी जो महत्वाकांक्षा थी वो तो पूरी कर ली थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने चाणक्य से पूछा कि मैं अमुक-अमुक एक उनकी प्रेमिका है, उनके साथ वो विवाह करने का प्रस्ताव रखता है चाणक्य के। तो चाणक्य ने कहा कि आप नहीं कर सकते, आपकी जो ज़िंदगी है जो निजी है ही नहीं। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने मन से, तो ऐसा दुःख ही दुःख है। राजा बनने से फिर फ़ायदा क्या है? तो चंद्रगुप्त ने कहा कि याद चाणक्य ने कहा कि याद करो वो दिन, जब आपने कहा था, जब मेरे पास जब आप आए थे और आपने कहा था कि आपको राजा बनना है और कीमत देने के लिए तैयार हो, और राजा बनने के लिए यही आपको कीमत देनी पड़ेगी। आपको सम्राट बनना है, ये कीमत तो आपको देनी पड़ेगी। और यही कीमत रही, और आपकी जो ज़िंदगी वो आपकी नहीं है, निजी ज़िंदगी नहीं है, वो पब्लिक लाइफ़ है। इसीलिए जो शादी करोगे वो ऐसी जगह जहाँ मैट्रिमोनियल अलायंस कर सको आप। एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य के बीच में एक समझौता हो सके जब शादी होगी, उससे विश्वास बढ़ेगा, उससे साम्राज्य में स्टेबिलिटी आएगी। एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक नहीं करेगा यदि शादी के संबंध होंगे तो। ये भी कहानियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम बिंदुसार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बिंदुसार के काफी उपाधियां थी सबसे पास, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार। जब वो दक्कन में चले गए थे ना, मतलब कर्नाटका में चले गए थे जैन धर्म अपनाने के बाद, तो बिंदुसार ने शासन किया। और बिंदुसार के बारे में कुछ रिकॉर्ड है, जैसे यूनानी जो रिकॉर्ड है उसमें भी मेंशन है कि इनको अ, अमित्रो अमित्रोकेट्स अमित्रोचेट्स बोला जाता है, मतलब उसमें मेंशन है। थोड़ा सा मेरे लिए टंग ट्विस्टर है। उसी के साथ साथ कुछ शब्द हो जाते हैं मतलब टंग ट्विस्टर। दूसरा जो है, जैसे कि अच्छा, इनको एक और बोला जाता है अमित्र घाटा, स्लेयर ऑफ द एनिमी, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, अमित्रो घाटा। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ जैसे धर्म और कूटनीति, डिप्लोमेसी और रिलीजन के थ्रू इन्होंने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया, मतलब अपनी जो सत्ता थी उसको मेंटेन करने का प्रयास किया, डिप्लोमेसी, कूटनीति और धर्म से। अच्छा, इसी के साथ साथ इनके एक दो पॉइंट और थे कि इनके भी जो बाहरी वो जो थे साम्राज्य, और जो जैसे यूनान हो गया, जैसे सीरिया हो गया, जैसे मिस्र, इजिप्ट हो गया, यहाँ से इनके संबंध अच्छे थे। जैसे कि एम्बेसडर को एक्सचेंज करते थे। यहाँ पर इनके कोर्ट में भी एम्बेसडर थे। कहाँ से? सीरिया से थे, इजिप्ट से थे। अच्छा, उन एम्बेसडर से भी इन्होंने डिमांड भेजी थी। जैसे कल आई थिंक लास्ट सेशन था, उसमें चर्चा की थी कि इन्होंने कुछ उन एम्बेसडर के थ्रू इजिप्ट के, मिस्र और सीरिया के जो भी वो थे, मतलब जो रूलर थे, उनसे डिमांड की कि आप ये 2-3 चीजें भेजिए। जैसे एक थी फिग थी, उस वहाँ की वाइन बहुत अच्छी होती है। जैसे मेडिटेरेनियन कोस्ट है ना, वहाँ की वाइन बहुत अच्छी होती है। मेडिटेरेनियन कोस्ट की देखिए आज के दिन भी प्रचलित है वाइन। और उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट इज द सोफिस्ट, मतलब फिलोसोफर। तो बोलते हैं कि पहले 2 तो भेज दिए थे उन्होंने, लेकिन थर्ड सोफिस्ट नहीं भेजे थे। तो ये भी चर्चा, मतलब ये भी पॉइंट हम चर्चा करते हैं जब भी पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। उसी के साथ साथ आप देखिए, बिंदुसार के दौरान नॉर्थ वेस्ट में 2 रिवोल्ट्स हुए थे। और उन रिवोल्ट्स को, जैसे तक्षशिला वाला साइड हो गया ना ये, अफगानिस्तान और ये इस साइड में, तो तक्षशिला साइड में 2 रिवोल्ट हुए थे। उन दोनों रिवोल्ट को क्रश किया, और वो क्रश किया था किसने? इनके पुत्र थे अशोक। और अगले इसलिए जो सम्राट आए थे, जो राजा आए थे, वो अशोक आए थे। तो ये हो गया बिंदुसार के बारे में, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इनका और मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने कुछ और ऐसी टेरिटरी, कुछ और ऐसा एरिया था जिसको साम्राज्य में ऐड करने का प्रयास किया। जैसे कि इस साइड में जैसे कि दक्कन में, कोई बात नहीं, इसको आप ज्यादा मतलब वो मत देखिए कि बहुत ज्यादा बड़ा फैक्ट है। बस आप ये करिए कि साम्राज्य का उन्होंने ये क्या विस्तार किया, और इनका मेन क्या था? कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, वॉर के थ्रू। इसलिए तो बोला दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। लगभग 16 राज्यों को साम्राज्य में मिलाया, ये सबसे पहला पॉइंट। और इनको बोला जाता है कि 2 समुद्रों के बीच की भूमि, द लैंड बिटवीन द 2 सी, ये कौन सा है? उस पर कब्जा किया, मतलब पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर कब्जा किया। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये देखिए बता ही देता हूं। देखिए, जैसे कि इस वाले एरिया के ऊपर इन्होंने कब्जा किया। ये जो एरिया था, ये लैंड बिटवीन द 2 सी, अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल, ये क्या हो गया? अरेबियन सी। यस, अरेबियन सी हो गया। इसके बीच में जो भी ये लैंड था उसका कॉन्क्वेस्ट किया, ये भी मेंशन है। सो चलिए अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। अब आते हैं फाइनल अशोक के बारे में। अशोक द ग्रेट, देखिए अशोक द ग्रेट के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उनको ग्रेट बोलते हैं। क्यों ग्रेट बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट की जो पॉलिसी थी ना, बैरी घोष की जो पॉलिसी थी कि लड़ाई करके ही साम्राज्य को बढ़ाना है, दमनकारी नीतियों से ही उसमें स्थिरता रखनी साम्राज्य में,
उसका त्याग कर दिया था इन्होंने, और इन्होंने धम्म की पॉलिसी अपनाई थी। अब देखिए, यदि हम इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में देखें तो इनकी अर्ली जो लाइफ है वो तक्षशिला और उज्जैन के ये वॉइस रॉय थे, और तभी 2 रिवोल्ट हुई थी जिनको क्रश किया था, याद करिए, बिंदुसार के दौरान। और इन्होंने बहुत सारी उपाधियां ली, जैसे कि देवनाम हो गया, पियादस्सी हो गया, देवनाम पियादस्सी हो गया, अशोका देवनाम पियादस्सी हो गया। अलग अलग माइनर रॉक एडिक्ट में इनकी बहुत सारी चीजें मेंशन है। और उसी के साथ धर्म अशोका हो गया। अच्छा, ये एक बार ये और याद रखना, बुद्ध शाक्य, ये भी इन्हीं की उपाधि थी। कहीं पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट, ये यूजुअली आमतौर पर मेंशन नहीं होता है, देख लेना ये पॉइंट, ठीक है। उसके साथ इनसे संबंधित जो कहानी है वो ये है कि जब ये राजा बने तो लगभग इन्होंने 99 से 100 के आसपास अपने भाइयों को मार दिया। लगभग 3.5 से 4 साल तक जो है वो चला था, वॉर ऑफ सक्सेशन चला था, युद्ध चला था कि ये साम्राज्य किसको मिलेगा, और फाइनली अशोक जो थे वो विजेता उभर करके आए। उसके बाद इन्होंने और अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया। अब देखिए, यहां पर देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में जैसे ये एरिया हो गया, जैसे ट्राइबल एरिया है, आजकल से छोटा नागपुर का रीजन हो गया, आज भी यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब मिलती है, मुंडा मिलेगी, हो मिलेगी, बहुत सारी ट्राइब आज के दिन भी यहाँ पर, संथल हो गए, उस समय भी ट्राइब थी। तो इन ट्राइबल एरिया को पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि घने जंगल है, लेकिन अशोक ने इन ट्राइबल एरिया पर भी नियंत्रण करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ ये जो कलिंग का एरिया है, ये उड़ीसा और ये कलिंग का एरिया, एक मिनट, इसको भी उन्होंने जीता। और जीतता कैसे? डायरेक्ट वॉर के थ्रू जीता। और जब कलिंग का युद्ध हुआ, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट राज्य था, तो उस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया। तो वहां के बाद से इसका जो अशोक का जो मन था वो चेंज हो गया, और उन्होंने कहा कि द पॉलिसी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट, वॉर के थ्रू, लड़ाई के थ्रू, झगड़े के थ्रू, इसके थ्रू साम्राज्य की स्थापना, और साम्राज्य को वो नहीं करना, आगे नहीं बढ़ाना, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। और वो करेंगे कैसे? नया तरीका उन्होंने अपनाया, वो था धम्म की पॉलिसी के थ्रू। अब देखिएगा, अशोक ने जब साम्राज्य को संभाला और जब कलिंग का युद्ध लड़ा, उससे पहले भी समाज के बारे में थोड़ी चर्चा करते, तब आपको वो समझ में आएगा। जब अशोक को साम्राज्य मिला लगभग 270 के आसपास, 270 बीसीई के आसपास, तो ठीक है, आपने जीत करके नया जो क्षेत्र है, नए जो राज्य हैं, वो अपने साम्राज्य में ऐड कर लिए, चलिए मान लिया। ये बताइए ना कि फिर समाज को लंबे समय तक चलाएंगे कैसे? अशोक को ये बात पता चल गई थी कि लंबे समय तक यदि समाज को चलाना है, साम्राज्य को यदि चलाना है लंबे समय तक, 200 250 200 250 साल ऐसे अगर आपको चलाना है, तो आपको समाज को स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में स्थिरता है नहीं, वहां पर बहुत सारी वो हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कमियां हैं समाज में। जैसे कि अभी क्लास की शुरुआत में चर्चा की थी कि बहुधार्मिक कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, बहुसांस्कृतिक जो तनाव है वो बहुत ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट। इसको दूर कैसे करें? आप कब तक साम्राज्य चला पाओगे? जब तक पॉपुलेशन ही स्टेबलाइज नहीं, वो आपस में लड़ रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब उनको एम्पायर मिला तो एक और समस्या थी, वो थी कृषि अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने पहले शुरुआत में भी चर्चा की थी कि कृषि अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन होना आवश्यक था, और वो प्रयास भी कर रही थी कृषि अर्थव्यवस्था, क्योंकि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था, प्रोडक्टिविटी भी, सरप्लस भी आ रहा था। अच्छा, उत्पाद और उत्पादकता दोनों में बढ़ाव, मतलब दोनों में बढ़ोतरी हो रही थी। उसी के साथ साथ कृषि अर्थव्यवस्था वो आगे वृद्धि की तरफ जा रही थी। लेकिन वृद्धि की तरफ जाने के लिए जो एनिमल पावर की और जो आप जानवरों की जो ताकत का जो इस्तेमाल करेंगे खेती बाड़ी में, वो हो नहीं पा रहा था उतने रेट पर, क्योंकि खर्चीले जो वैदिक जो कर्म कांड थे उसमें पैसा बहुत लग रहा था। इसीलिए ये एक समस्या थी उस एम्पायर के लिए। अच्छा, तीसरी एक और समस्या थी, जैसे जो आपने नए कबीलाई जो समाज है उनको जीत तो लिया आपने, उनको मुख्य धारा में कब और कैसे लेकर के आओगे? सो ये जो टकराव था ना, जो ट्राइबल जो कन्फ्लिक्ट था मेन, उसके लिए मतलब जो मेजोरिटी थी उसका ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, प्लस जो नया एरिया आपने ऐड किया, इन सब में भी कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा थे। अच्छा, उसी के साथ साथ देखिए, मेगास्थनीज में चली मेंशन नहीं है इंडिका में कि स्लेव नहीं थे, ठीक है, अर्थशास्त्र में तो मेंशन है ना कि उस टाइम पे स्लेव थे। तो समाज में जो लोअर लेवल पे था ना, लोअर स्टेटा, निचले तबके के जो थे, उनका शोषण बहुत ज्यादा था। और इसीलिए जब तक आप, और इनइक्वालिटी भी थी, सोशल इनइक्वालिटी ज्यादा थी, क्योंकि वो लोअर उसमें थे, तबके में थे। तो जो निचला जो तबका था उसमें वो बहुत ज्यादा था, तनाव बहुत ज्यादा था उनमें, जिनको बोलते हैं ना डिस्कंटेंट बहुत ज्यादा था। और
अशोक इस बात को जानते थे कि यदि डिस्कंटेंट ऐसे ही रहा तो समाज स्थिर नहीं हो पाएगा। अब देखिए 4 समस्या मैंने आपको बताई, कम से कम 5 से 6 थी, 4 समस्या बताई। इन 4 को आप दूर कैसे कर सकते हैं? हथियार के दम पे दूर कर सकते हैं क्या? बताइए हथियार के दम पे कैसे दूर करेंगे? इसीलिए ही केम अप विद द पॉलिसी ऑफ द धम्मा। वो बुद्धिज्म जो धर्म था, बौद्ध धर्म, उससे इंस्पायर्ड थे और तब उनको बौद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए धम्म की पॉलिसी लेके आए। धम्म की पॉलिसी कोई धार्मिक वो नहीं थी। ये मत सोचना कि वो कोई धार्मिक वो थी पॉलिसी, मतलब कोई रिलीजियस डॉक्ट्रिन था। ना ना ना, वो कोई धम्म की पॉलिसी कोई धार्मिक डॉक्ट्रिन नहीं था। वो एक इस प्रकार से एक मतलब एक बोलते हैं कि बहुत अच्छा पॉलिटिकल मूव था जिसके थ्रू कॉन्क्वेस्ट भी हो पाया, नए एरिया तक भी विस्तार हो पाया। भाई तभी तो देखिए ना बुद्धिज्म का विस्तार कितना हो गया, वहां नॉर्थ वेस्ट तक, श्रीलंका, तिब्बत में भी कहां कहां विस्तार हुआ। वन ऑफ द रीजन ये भी था कि सिंप्लिसिटी ऑफ द बुद्धिज्म, उसके साथ साथ द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म यूजिंग द पॉलिसी ऑफ द धम्मा के प्यार से। तो इसीलिए वो धम्म की पॉलिसी लेकर के आए और धम्म की पॉलिसी के तहत जो बुद्धिज्म की जो वैल्यूज थी उन बुद्धिज्म की वैल्यूज को लिया और देखा कि इन वैल्यूज से समाज की ये समस्याएं दूर हो सकती है और उन वैल्यूज को फिर उन्होंने कोडिफाई कराया रॉक एडिक्ट में, कि लिखवाया पूरा कि जहां पर भी बड़ी चट्टान है वहां पर इन 14 पैराग्राफों को आप लिखिए कि पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। इनको बोला गया मेजर रॉक एडिक्ट। और माइनर रॉक एडिक्ट में कि मैं भी एफर्ट लगा रहा हूं, मतलब अशोक और अशोक के परिवार भी एफर्ट लगा रहा है, उसका साम्राज्य, उसकी सरकार भी एफर्ट लगा रही है। तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट थे बुद्धिज्म से संबंधित, उनके आने जाने से संबंधित, उनके जो पर्सनल इवेंट थे, उनको माइनर रॉक एडिक्ट में दर्शाया गया। और पिल्लर का इस्तेमाल क्यों किया? जहां पर चट्टान ना मिले वहां पर पिल्लरों पे ये चीजें गुदवाई गई ताकि लोगों के लिए एक तरीके से आप ये समझिए उस समय के लिए संविधान था ये। मेजर जो चीजें और समाज की जो कमियां थी उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी चीजें लेके आए थे ताकि ये ठीक हो सके। उदाहरण के तौर पर क्लास के सेशन में बता चुका हूं, मेजर रॉक एडिक्ट 1 और मेजर रॉक एडिक्ट 12। मेजर रॉक एडिक्ट 1 किस चीज के बारे में था? पशुओं के प्रति भी दया रखी, कंपैशन रखी, पशु बलि को वो कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। उसी के साथ साथ जो जो मेजर रॉक एडिक्ट आई थिंक दैट वाज 12 जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात की। एक रॉक एडिक्ट ऐसा भी है, मैं नंबर भूल रहा हूं, जिसमें ये कहा कि आपको अपने आपके साथ जो रहने वाले लोग उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किए। एक ये भी है कि बड़ों का सम्मान कीजिए। तो देख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यूज इंस्टॉल करना चाहते थे जिससे समाज का निर्माण हो सके, स्थापना हो सके। देखिएगा, धम्म और धर्म, धम्म एंड रिलीजन, बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया, बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इन्हीं के दौरान जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी और उसी के साथ साथ इनकी जो धम्म की जो पॉलिसी थी वो विशिष्ट धार्मिक मान्यता कोई नहीं थी बल्कि एक नैतिकता के सिद्धांत था, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी, नॉट अ स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ, वो नहीं था ये। ठीक है, ये हो गई अशोका के बारे में। अब यहां पर डिटेल एक बार देख लीजिए, पूरी रिवीजन करा देता हूं एक बार के लिए ध्यान से। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की टाइमलाइन ठीक है, आपको पता है। इनकी जो मुख्य उपलब्धियां क्या थी? साम्राज्य की स्थापना इनकी मुख्य उपलब्धियों में से एक आता है। मेन अचीवमेंट में सेल्यूकस निकेटर के साथ उनके संबंध मतलब एम्पायर को स्टेबलाइज किया, फाउंड किया, एम्पायर को स्टेबलाइज किया, बाहरी आक्रमण को भी रोकने का प्रयास किया डिप्लोमेसी के थ्रू, वॉर के थ्रू। उसी के साथ साथ इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। जो सेकंड जो थे बिंदुसार, उनका दक्कन तक उन्होंने विस्तार किया और लगभग 16 राज्यों को जीत लिया। उनकी टाइमलाइन ये थी, इनकी टाइमलाइन ये। और इन्होंने आजीविका सेक्ट अपनाया। इनका कौन सा था? आजीविका सेक्ट था इनका। आजीविका सेक्ट कौन सा है? जो नियतिवाद को मानता है कि सारी चीज पहले से प्री डिटरमाइंड है। अच्छा, जो मोगलाना तिस्सू ने जो दिया था आजीविका, वो महावीर और उसके सिद्ध गौतम जो बुद्ध थे उन्हीं के कंटेम्परेरी थे, मतलब समकालीन, उन्हीं के समकालीन में थे। आजीविका सेक्ट मतलब नियतिवाद को मान दिया, एवरीथिंग कि आप में और मेरे अंदर कोई फ्री विल है ही नहीं। आप क्लास देख रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई जा रही है, आप कर्म करते नहीं, आपसे कर्म करवाए जा रहे हैं, आपकी नियति में है ये काम करना। यू डोंट हैव एनी फ्री विल। सो दिस बिलीव्स इन द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनिज्म। मतलब डिटर्मिनिज्म दो डिबेट होती है, बहुत बड़ी डिबेट है आज की, मतलब डिटर्मिनिज्म और फ्री विल, कि आपके पास कोई ताकत है भी कुछ बदलने की या फिर नहीं, या एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, पहले से ही फिक्स है। आप जो भी काम करें, अब यदि आप मुस्कुरा भी रहे हैं अभी, यदि आप स्ट्रेस में भी हैं अभी, तो ये भी आपकी नियति है, पहले से फिक्स है ये सब कुछ। फ्री विल आपकी जीरो है।
इस हद तक आजीविका विश्वास करता है नियतिवाद में। अच्छा, उसी के साथ साथ अशोक का टाइमलाइन क्या थी? ये अशोक की टाइमलाइन थी 272 से 232 बीसीई, और कलिंग का युद्ध इन्होंने लड़ा, कॉन्क्वेस्ट किया, उसमें बाद में धम्म फैलाया, मतलब धम्म का विस्तार किया, धम्म की जो पॉलिसी थी, और बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब देखिए, ये जो रूलर्स हैं, उसके बाद मतलब साम्राज्य का जब विघटन हुआ, उसका विखंडन हुआ, मतलब फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एम्पायर, उस समय के ये हैं जितने भी शासक थे, एक जैसे कि दशरथ, इनका कार्यकाल क्या था? मतलब इनका जो मेन 232 से 224 बीसी, ये अंतिम शासक ऐसे थे जिन्होंने शाही जो मतलब इंपीरियल इंस्क्रिप्शन, शाही जो शिलालेख थे वो जारी किए थे, उसके बाद नहीं किए। क्यों? क्योंकि रूलर्स बड़े कमजोर पड़ते चले गए थे, रूलर बहुत वीक हो गए थे। अब देखिए, उसके बाद अगला, जैसे ये मेन नहीं है लेकिन इनके बारे में देख लेना और आगे बढ़ना। जैसे यहां पर भी मेन नहीं है, पूछता भी नहीं है, इतना कभी आया नहीं, बस आपको ये समझना है कि जो बीच में जो बहुत सारे अन्य वीक रूलर्स आए ना, यहां पर जो वीक रूलर्स आए थे ना, अन्य वीक रूलर्स, उन सभी वीक रूलर्स के कारण ही मौर्यन साम्राज्य का पतन हुआ। ये वो एक रीजन है, क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाए। मौर्यन साम्राज्य की जो चुनौतियां थी उससे वो डील नहीं कर पाए। अच्छा, मौर्यन साम्राज्य को क्या चुनौतियां थी? कि बाहर से आक्रमण बढ़ गए थे, फॉरेन जो इन्वेजन थे ना, बाहरी जो आक्रमण थे वो बढ़ गए थे, और वो कहां से होंगे? नॉर्थ वेस्ट से। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण हमेशा बढ़े क्यों? प्राचीन काल में भी देखिए, मतलब मध्यकालीन दौर में भी आप देखिए, और उसके बाद उससे प्राचीन जो भारत उसमें भी देखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो एरिया है वो सूखा एरिया, वहां रिसोर्स डेफिशिएंट है। तो जब भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, मतलब यहाँ या तो वहां पर पॉपुलेशन का विस्तार होगा, यदि समाज स्टेबलाइज हो गया तो पॉपुलेशन का विस्तार होगा, और प्लस रिसोर्सेज के लिए तो शुरुआत में लोग माइग्रेट करते ही थे, क्योंकि प्रकृति ही मैक्सिमम रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी आपको। तो जहां पर भी अर्थव्यवस्था अच्छी मिले, जहां पर भी रिसोर्सेज ज्यादा मिले, तो वहां पर लोग जाने का प्रयास करते थे, प्रवास करने का कोशिश करते। तो इसीलिए अच्छा, जाहिर सी बात है, जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ आपकी कंफ्लिक्ट तो होगी, लड़ाइयां तो होगी, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट साइड से ही आक्रमण बहुत ज्यादा थे इंडिया में। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, ये कौन थे? ये अयोग्य शासन, ये थे अयोग्य शासक, अयोग्य शासक। अच्छा, इनको अयोग्य शासक क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया अयोग्य शासक क्योंकि दो चीजें थी। एक तो था इंटरनल, मौर्यन साम्राज्य में इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे, उनको भी नहीं संभाल पाए। अच्छा, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी थी उसमें करप्शन होना शुरू हो गया था। धम्म महामंत्र जो कि प्यार का प्रसार करेंगे, जो लोगों के अंदर मोरल और एथिकल वैल्यूज को इंस्टॉल करेंगे, वो दमनकारी हो गए थे, वो पब्लिक को उन्होंने दबाना शुरू कर दिया था। बाहर से अटैक तो हो रहे हैं, पब्लिक भी परेशान है, तो पब्लिक जब तक आपके साथ नहीं रहेगी तो भारी अटैक और आक्रमण को आप कैसे जीतेंगे? अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है आपकी, संभालने वाला भी नहीं है कोई बड़ा लीडर, कोई अयोग्य। तो इसलिए बोलते हैं कि जो अयोग्य जो शासक जो थे, जो आने वाले समय में वो मौर्यन साम्राज्य की जो चुनौतियां थी ना उसको संभाल नहीं पाए थे, इसलिए इनका नाम लिखते हैं अयोग्य शासक। और जो लास्ट थे वो बृहद्रथ थे, और इनको मार दिया था। जैसे उनके सेनापति थे ब्राह्मण सेनापति, और जो उनकी सेना जो थी उनसे खुश नहीं थी, शुरुआत से ही काफी टाइम से खुश नहीं थी सेना। तो इसीलिए बोलते हैं कि उस समय जब ये इंस्पेक्शन कर रहे थे बृहद्रथा अपनी आर्मी का, तो पुष्यमित्र शुंगा ने आर्मी के सामने उनको मार दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। और उसके बाद फिर मौर्यन साम्राज्य का जो है एंड हो गया, पतन हो गया, और ये लास्ट रूलर थे। इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मौर्यन साम्राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो मेन जो टर्म्स है, देखिए अब फैक्चुअल चीजें आएंगी, ध्यान रखिएगा। ये आपका काम है, पीडीएफ उठाइएगा और आपको देखना है। देखिए, जैसे केंद्रीय राजस्व, सेंट्रल जो रेवेन्यू थे, उसमें कुछ ऑफिसर्स थे, उनका नाम याद आपको रखना है। जैसे कि समाहर्ता, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, राजस्व को इकट्ठा करते थे। उसके बाद आ गया सन्निधाता, ये कौन थे? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ट्रेजरी। ऐसे कैसे रट्टा मारना, मारना है रट्टा, मतलब मारना है ये चीज। उसके बाद वाणिज्य, कॉमर्स और बाजार से संबंधित, इसका मतलब वो मार्केट को भी रेगुलेट करते थे, और अर्थव्यवस्था एक उस तरीके से थी, रेगुलेशन वाले उसमें थी साइड में। सबसे पहला क्या है? जैसे पाण्यध्यक्षा, संस्थाध्यक्षा और औतवाध्यक्षा, आप ये देख लीजिएगा, ये सारे के सारे आपको एज इट इज इनको रट्टा मारना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। बस इससे जो कॉन्सेप्ट जो ड्राइव करना होता है वो ये है कि मौर्यन जो नौकरशाही थी, वो ढांचा वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव हो चुका, मतलब वो एकदम प्रॉपर था।
उससे पहले भी था महाजनपद के टाइम पर भी, लेकिन यहां पर वो बिल्कुल एलोबरेट हो चुका। जो साम्राज्य की जो वो है जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर पकड़ आ गई मत, और वो जो ढांचा है वो बिल्कुल वो हो गया, फिक्स सा हो गया ढांचा। फिक्स मतलब नॉट इन द सेंस कि वो परमानेंट फिक्स हो गया आने वाले समय के लिए, बट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ गया वो पूरा सुसज्जित तरीके से। प्रशासन और अधिकारी, बहुत सारे अन्य विभाग जैसे अदर डिपार्टमेंट भी थे, जैसे आप देख लीजिएगा अकराध्यक्षा, सीताध्यक्षा, नवाध्यक्षा, शुल्काध्यक्षा, ऐसे बहुत सारे ये नाम है, आपको ये पता होने चाहिए, ऐसे के ऐसे आपको रट्टा लगाने भाई। और ये पूछा जा सकता है, जैसे जब हम बोलते हैं ना कि मध्यकालीन दौर की जो टर्मिनोलॉजीज है, जो शब्दावली है, उनको याद करना है एंशिएंट टाइम की, तो यही वो शब्दावली है। अब देखिए आगे देखते हैं, जब हम कृषि और अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो कृषि से सबसे ज्यादा राजस्व आता था, भू राजस्व, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे आज के दिन सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा वो है अर्थव्यवस्था में जिनका कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर का थोड़ा कम है, तो एग्रीकल्चर से कर भी बहुत कम आता है। तो उस समय जब प्रमुख जो है एग्रीकल्चर है, तो राजस्व वहां से सबसे ज्यादा आएगा। जैसे दो फसल का चक्र था, ट्रू क्रॉपिंग पैटर्न था। अच्छा, दो तरीके की फसल थी, जैसे एक थी फूड ग्रेन बेस्ड, जैसे गेहूं चावल हो गया, एक थी कॉमर्शियल वाणिज्यिक फसलें। कॉमर्शियल जैसे शुगर केन और कॉटन, इनको बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ जैसे भूमि के बारे में बताया कि कुछ लैंड ऐसा था जो कि क्राउन लैंड था, जिसपे राजा और राज्य का सीधा नियंत्रण था। कुछ कृषि के विस्तार में के लिए नया लैंड था, जैसे जिसको हम जनपद निवेश बोलते थे। तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें कृषि से संबंधित कुछ पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए। अच्छा, कराधान प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार से था? प्रोड्यूस का 1/4 आपको देना पड़ेगा, ये हो गया। पिंड कर, ये गांव के समूह पर लगाया गया एक कर था। उसके साथ साथ बलि और हिरण्य, ये भी एक टैक्स था, लेकिन ये नगद में, आपको नगद में भुगतान करना पड़ेगा इस टैक्स का। टैक्स पेड इन द कैश, मतलब ये नाम है आपको याद रखने, फर्स्ट, सेकंड बलि, थर्ड भागा, याद रखना। अच्छा, ये भी हिरण्य पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा है जिसमें आपको एंड में रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी, जब पेपर आ जाएगा ना आपका, तो 10 मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ये रिवीजन होना चाहिए, तब याद रहती है चीजें। अभी कॉन्सेप्ट समझने की बात होती है, ठीक है। व्यापार की बात करें तो व्यापार में क्या था, देखिए सबसे पहला व्यापारिक मार्ग, नॉर्थ वेस्ट साइड में जो सिल्क रूट है उससे कनेक्टिविटी इनकी थी। गंगा नदी, वो भी वहां से भी व्यापार हो सकता था। इनलैंड जो सिस्टम है वहां से थ्रू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और हिमालय की तलहटी वहां पर भी। तक्षशिला उस साइड में पश्चिमी देशों के मार्ग के थ्रू होते हुए, मतलब सिल्क रूट से भी कनेक्टेड था, तो वहां से भी व्यापार होता था। अच्छा, कारीगर और श्रेणियां, आर्टिजन, उन्होंने अपनी श्रेणी बना ली। श्रेणी का मतलब अपना जैसे ग्रुप, जैसे कारपेंटर ने, वीवर ने, और मेटलर्जिस्ट जो थे उन्होंने। अच्छा, शिप बिल्डर भी थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगता था। शिप बिल्डर जो जैसे नाव बनाने वाले, आर्मर्स बनाने वाले, क्योंकि राज्य के, उनको क्या बोलेंगे, उनको राज्य के कारीगर बोलेंगे। भाई आपके पास आर्मी है तो उनके आर्मामेंट्स भी होंगे, उनके लड़ाई करने के लिए तीरें भी होंगी, भाले भी होंगे, तो ये बनाएगा कौन? वो बनाएंगे, जैसे जो भी मैन्युफैक्चरर रहेंगे। ऐसे कौन थे? जो राज्य के जो कारीगर थे, उनको राज्य के कारीगर बोला गया। तो ये सारे के सारे नाम है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सिल्वर जो कॉइन था वो भी उसमें उस समय सर्कुलेशन में था, वाइड स्प्रेड। ये व्यापार से संबंधित है, व्यापार का विस्तार किस प्रकार से और कैसे हुआ। अब हम देखते हैं वुमेन्स की जो कंडीशन थी, कि औरतों की जो स्थिति थी वो किस प्रकार से थी। देखिए, मौर्यकालीन जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो वुमेन की स्थिति, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाएं स्वतंत्र थी। कैसे हमें पता चला? क्योंकि महिला बॉडीगार्ड के बारे में चर्चा है, और राजा की जो, जैसे राजा की जो बॉडीगार्ड है उसमें महिला भी थी। ये कहां पर मेंशन है? ये जैसे इंडिका ने मेंशन किया है, मेगास्थनीज ने मेंशन किया है कि जब राजा बाहर निकलते थे तो उनके चारों तरफ वो वुमेन्स बॉडीगार्ड भी थे। रात में सोते थे जब वो, तो उनको गार्ड करने के लिए भी वुमेन बॉडीगार्ड थे। 2 दिन से ज्यादा वो एक जगह सोते नहीं थे, अपनी जगह बदलते रहते थे। तो ये सारी चीजें मेंशन है वहां पर। जब ये चीज मेंशन है कि महिला जो अंगरक्षक थी, तो उनका जाहिर सी बात है स्टेटस अच्छा रहा होगा। दास प्रथा थी, दास प्रथा के बारे में चर्चा की कि मेगास्थनीज ने कहा नहीं थी, अर्थशास्त्र में लिखा है। तो प्रोबेबली ये कन्फ्लिक्ट इसलिए हो सकता है, मतलब दो ये विरोध वाली जो बातें हैं मेगास्थनीज की और कौटिल्य की, कि मेगास्थनीज ने स्लेव को जैसे सोचा होगा कि उनको जो अधिकार बिल्कुल भी नहीं, भारत में हो सकता है उनकी कंडीशन उनके मुकाबले थोड़ी ठीक रही हो, इसीलिए है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, अशोक की मृत्यु के बाद जो, मतलब जो डिक्लाइन ऑफ द वो था ना एम्पायर, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। साम्राज्य के पतन में
तीन चार चीजें थी। सबसे पहला तो अयोग्य उत्तराधिकारी, भ्रष्ट प्रशासन था और आर्थिक संकट भी आ गया था उसके लिए, स्टेट के लिए। ये तीन मेन पॉइंट थे जिनके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। और धीरे से जब समय आगे बढ़ा तो 180 से 185 बीसी तक आते आते जो साम्राज्य था वो पूर्ण रूप से कोलैप्स हो गया था। ये था पूरा का पूरा। अच्छा, उसके बाद जब आए थे वो और देख लेते हैं। उसके बाद भारत में, क्योंकि अब मौर्य साम्राज्य के दौरान एक पूरा का पूरा बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अब बड़ा साम्राज्य ना होकर के छोटे छोटे वो बन गए, राज्य बन गए। और नॉर्थ वेस्ट साइड से फॉरेन इन्वेजन भी बढ़ गए, जैसे हुन्स का इन्वेजन भी बढ़ गया था। और कौन कौन से फिर उसके बाद राज्य थे, उनकी टाइमलाइन क्या थी, जस्ट आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द स्पेसिफिकेशंस। एक दो स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, वो यहां पर सारी मेंशन है। देखिए, आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे उत्तर और उत्तर पश्चिम पार्ट, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दक्कन और मध्य भारत, और दक्षिण भारत मतलब डीप साउथ। जब आप तीन में देखेंगे कौन कौन से राज्य थे, उनकी टाइमलाइन क्या थी, तब आप बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे कि ये पूरा मेंशन है, कालक्रम एक साथ विकसित होते तीन क्षेत्र थे। और ये जो इतिहास है ये 200 मतलब 200 बीसी से और 600 एडी के आसपास तक का ये इतिहास है, 800 साल का। अब देखिए, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में जो उस साइड से जो अटैक हुआ वो था इंडो ग्रीक्स का। और इंडो ग्रीक्स आए, वो कब आए थे, 200 बीसी से 55 बीसी। फिर उसके बाद सुंगाज का रूल था 185 से 73। सुंगाज का जो पुष्यमित्र शुंगा उन्हीं के वंश। फिर उसके बाद शाक आए, फर्स्ट सेंचुरी बीसी। फिर उसके बाद कुषाण आए। कुषाण कब आए थे, नॉर्थ वेस्ट साइड से, फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी एडी। और उसके बाद फिर बना था गुप्त साम्राज्य। मतलब इतने साल तक, लगभग 500-600 साल तक, मतलब 450-500 साल तक कोई साम्राज्य नहीं बना था, छोटे छोटे यहाँ थे। सुंग कहाँ थे, बिहार और ये यूपी, ईस्टर्न यूपी साइड में। और इधर जो नॉर्थ वेस्ट साइड है इसमें कौन थे, किसी टाइम पे इंडो ग्रीक थे, किसी टाइम पे शाक, जैसे शाक थे, किसी टाइम पे कनिष्क जो थे। कनिष्क ने जैसे आज का जो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये जो पेशावर वाला एरिया हो गया, पेशावर तो उनकी कैपिटल थी, तो यहाँ पर रूल किया। उसके बाद जब दक्कन में देखते हैं तो दक्कन में सतवाहनास थे। सतवाहना के बाद ये कब थे, फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी एडी। उसके बाद आए वकाटकास, और उसके बाद फिर आए थे फाइनली चालुक्य। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज है एक एरिया में। और यदि हम डीप साउथ में देखते हैं तो सबसे पहले मौर्यन के टाइम वहां पर कौन थे, छोटे छोटे राज्य थे, जैसे चेरा, चोला, पांड्या, जिनको हम बोलते हैं अर्ली संगम चेरा, चोला, पांड्या। और चोल बाद में भी आए थे, उनको इंपीरियल चोला बोलते थे 10th सेंचुरी के आसपास। लेकिन ये जो चोला थे इनको संगम चोला बोलते थे। तो अर्ली जो संगम एरा में भी कौन थे, चोल, चेर, पांड्य। उसके बाद यहाँ पर आए कालभ्रा। उसके बाद थे यहाँ पर पल्लव आए। और पल्लव के बाद फिर जब आगे और इतिहास पढ़ेंगे वो देखेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ना चाहे बाद में आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में फॉरेन इन्वेजन है, इसीलिए एम्पायर कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा। यहां पर नॉर्थ वेस्ट साइड में कभी इंडो ग्रीक आ रहे हैं, शाक आ रहे हैं, कुषाण आ रहे हैं, ये सभी के सभी इस साइड से, इस साइड से। इस साइड में जैसे सुंग एम्पायर था, पुष्यमित्र शुंग ने उनको मौर्यन साम्राज्य को, मतलब मौर्यंस को हराने के बाद, उनके लास्ट रूलर को मारने के बाद यहाँ पर वो बनाया। तो इसका मतलब क्या था, अलग अलग समय पर। और अच्छा, कनिष्क के टाइम पर यही जो नॉर्थ वेस्ट पर उनका कंट्रोल था वो और भी ज्यादा हो गया। वहां ओक्सस रिवर से लेकर के और यहाँ तक का उनका नियंत्रण हो गया। दक्कन में अलग अलग थे, जैसे दक्कन में यहाँ पर सतवाहना हो गए टाइम पर, एक टाइम पर यहाँ पर सतवाहना हो, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर, यस, एक समय यहाँ पर सतवाहना हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चीजें देखिए, आप इसको कनेक्ट करते चलिए, सतवाहना, फिर उसके बाद यहीं पे सतवाहना हट जाने के बाद वकाटक आए। अच्छा, ऐसे डीप साउथ में पहले कौन थे, चेल, चोर, चोला, चेरा, पांड्या, इस साइड में। उसके बाद फिर ये भी हटे, और उसके बाद कालाभरा इन्वेजन, और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ी। तो इसको ऐसे समझिए और आगे बढ़िएगा, ज्यादा कुछ नहीं देखना, बहुत थोड़ी चीजें। अब देखिए 5 मिनट के अराउंड और बचा है बस। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के बारे में देखते हैं। जैसे इंडो ग्रीक आए थे यवनाज, तो उनकी टाइमलाइन क्या थी, ये होगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको मुद्रा क्रांति लेकर के आए थे, न्यूमिस्मेटिक रेवोल्यूशन, पहले स्वर्ण सिक्के लेकर के आए थे, फर्स्ट गोल्ड कॉइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन गुप्त, प्योरेस्ट कनिष्क के टाइम। सांस्कृतिक समन्वय दूसरा पॉइंट, कल्चरल सिंथेसिस हुआ,
अच्छा, मिलिंदा पानो जैसे जो किंग मिनेंडर जो थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बहुत चर्चा है मिलिंदा पानो में इनकी डिस्कशन। कला संस्कृति, इसमें भी इनका जैसे गंधार जो आर्ट था उसके विकास में बड़ा अहम रोल था इनका। उसके बाद आज शाक, इंडोस्कैथियन जिनको बोलते हैं, और इनकी टाइमलाइन क्या थी, 1st सेंचुरी एडी से 4th सेंचुरी से ही। और सांस्कृतिक मतलब जैसे संस्कृत को इन्होंने वो किया, पैट्रोनाइज किया। और इसके बाद इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि सुदर्शन जो लेक थी उसको दोबारा से वो किया, रिवाइव किया, जीर्णोद्धार, बट बिना किसी बेगार मतलब बिना स्लेव्स के, फोर्स्ड लेबर से नहीं किया। उसके बाद और जब देखेंगे तो कुषाण से आता है। कुषाण में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ से वाराणसी तक इनके रूलिंग थी, देखिए कंट्रोल था ओक्सस रिवर से लेकर के यहाँ तक। और पेशावर इनकी राजधानी थी और मथुरा इनका एक और सेंटर था। जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, उच्च शुद्धता, जो शुद्धता के जो गोल्ड जो थे, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ द हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ द गोल्ड जो था, वो इन्हीं के दौरान था। अच्छा, इनका सिल्क रूट से भी कनेक्शन था, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट साइड में सिल्क रूट यहाँ पास थी ना, तो वहां तक भी इनका कंट्रोल था। और दबदबा इनका नेक्स्ट जो मेन पॉइंट था वो था धर्म से संबंधित, कि इन्होंने बुद्ध जो काउंसिल जो थी, बुद्ध काउंसिल को, जैसे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी इन्हीं के दौरान थी, जिसमें महायाना और बुद्धि जो हीनयाना जो बुद्धिज्म जो था वो उसमें स्प्लिट हो गया बुद्धिज्म। उसके बाद शुंग और कर्ण ये आए। अब आप इसको देख लीजिएगा, ये शुंग और कर्ण के बारे में ये लाइन पढ़ लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है इसमें सतवाहना के बारे में एक और पेज है, उसको देख लेना, बस खत्म, मतलब फैक्ट देखने अब तो बस। सो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा, एक बार बताइएगा। मन करे तो लाइक करने का लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सेशन ठीक लगा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी चल जाएगा काम, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।